स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, हमने ज्योग्राफी को कवर करने के लिए करंट अफेयर के साथ MCQ प्रैक्टिस के साथ साथ में ये इनिशिएटिव लिया है कि हम 20 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये आपका 6th सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 5 सेशन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर आपने 5 सेशन नहीं देखे हैं तो गो टू द प्लेलिस्ट, वॉच द प्रीवियस 5 लेक्चर्स एंड कम हियर। आज का जो सेशन होगा इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लाइमेटोलॉजी की डिस्कशन के साथ साथ में यू विल इजीली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि ज्योग्राफी जीएस कवरेज के लिए हम इसको कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी की, तो देयर इज बैच फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स लाना इज क्वाइट इजी अगर हम एक स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो। और वो स्ट्रेटेजी आपका हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल को आपकी क्लासेस के अंदर। उसके बाद में हम उसी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हुए अपने ऑप्शनल की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो ऑप्शनल आपका स्टार्ट होगा, इसमें सिर्फ ऑप्शनल ही नहीं, इसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व होगी, सेक्शनल के साथ साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिल जाता है। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे हमारी डिस्कशन को क्लाइमेटोलॉजी से। तो सवाल सबसे पहले तो यही है कि सर व्हाट इज द एसेंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है, क्लाइमेट मतलब क्या हो गया, ऑन एन एवरेज जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। एवरेज जो आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, हम उसको एटमॉस्फेयर की क्लाइमेटिक कंडीशंस को, एवरेज कंडीशंस को ही क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, राइट। हाँ, तो एवरेज हम क्या करेंगे, अपनी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ले लेंगे, उन एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ योर लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्ट। तो सवाल आता है वेदर क्या होता है? वेदर होता है आपका डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी वो वेदर कहलाएगा। जैसे कि आप काफी बार न्यूज में सुनते हो कि वेदर जो है आपका ऐसा है, वेदर ऐसा है, वेदर में इनस्टेबल है, स्टेबल है, ये टाइप की चीजें आप वेदर के अंदर पढ़ते हो। तो वेदर होता है आपका लोकल एरिया के अंदर होगा और डे टू डे सिचुएशंस होंगी। ऐसा नहीं है मॉर्निंग में वेदर कुछ अलग हो सकता है, इवनिंग में वेदर जो है वो कुछ अलग हो सकता है। सवाल आता है सर आप बार बार एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, वो है एटमॉस्फेयर, तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का क्या मीनिंग होता है ये भी बता दीजिए। देखिए, एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है। इट इज जस्ट ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। सराउंडिंग द अर्थ सरफेस हमारे पास जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो आपका ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है आपका, ये डिटरमाइन करता है, ठीक है, दिस विल डिटरमाइन व्हाट, दिस विल डिटरमाइन कि हमारे पास हीट कितना होगा, गैसेस कैसी होंगी, मॉइस्चर होगा या नहीं होगा, रेनफॉल होगा या नहीं होगा। मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड विद एटमॉस्फेयर। सभी चीजें एटमॉस्फेयर के साथ में ही कोरिलेट करती हैं जो भी हमारे पास क्लाइमेटिक फिनोमेना होते हैं वो, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये एटमॉस्फेयर कैसे बना था? तो आपको याद होगा हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि हमने अर्थ की फॉर्मेशन को जाना था। अब जैसे अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो यू नो वेरी वेल एट दैट टाइम अर्थ वाज अ वेरी वेरी हॉट नेबुला। अब अर्थ वाज अ हॉट नेबुला, देन ऑब्वियसली उस हॉट नेबुला के अंदर क्या होगा, गैसेस भी होंगी। वो गैसेस बाहर निकलती हैं और आपकी एक ब्लैंकेट की फॉर्म में फैल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो गैसेस बाहर नहीं जा पाती क्योंकि अर्थ का अपना ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से दैट ब्लैंकेट विल बी मेंटेन्ड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, वो आपके पास में कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है आपके पास में वो तो ये होता है कि जो प्रीवियसली प्रीमोर्डाइल जो पीरियड होता है, मतलब उसमें जो एटमॉस्फेयर उसका डिसअपीयरेंस हो जाता है। इंटीरियर वार्म जो आपका सिचुएशन है उसमें से गैसेस निकलती हैं, ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है और आपकी कंसंट्रेशन जो है गैसेस की वो लगातार चेंज होती चली जाती है। तो अब सवाल आता है सर कंसंट्रेशन चेंज होती है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो बहुत सारी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। दो कैटेगरी में हम गैसेस को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैसेस, एक होता है वेरिएबल वॉल्यूम गैसेस।
कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट मतलब वो बड़े लंबे टाइम से ऑल थ्रू द लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपके पास क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। जैसे कि मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल देता हूं या ऑक्सीजन का एग्जांपल देता हूं। वेरिएबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि क्या होती हैं? टाइम के साथ में चेंज हो जाता है उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ दोज गैसेस चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ उन गैसेस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज होगी। अब टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होगी तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कौन सी टाइप की गैसेस हैं। देखिए आपकी मैं बात करूं अगर मॉइस्चर के लेट्स से, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्चर। तो इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चर, तो मॉइस्चर कैसे चेंज होता है? सर सिंपली एक जगह पे कहीं पे ज्यादा मॉइस्चर होता है, रेनफॉल हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, मतलब डे टू डे लाइफ में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मॉइस्चर की वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इसलिए दो टाइप की गैसेस होंगी, वन इज कांस्टेंट, अनदर इज वेरिएबल गैसेस। कांस्टेंट गैसेस का मतलब फिक्स है और वेरिएबल गैसेस का मतलब वो काफी हद तक आपकी चेंज होती चली जाती है। अब इसके अलावा आपके पास जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें होते हैं एरोसोल्स। नाउ यू मे बी थिंकिंग व्हाट आर एरोसोल्स। तो चलिए एरोसोल की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। एरोसोल मतलब क्या होगा? आपने काफी बार एटमॉस्फेयर के अंदर ये जरूर देखा होगा कि आपके सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। वो जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एरोसोल्स बोलते हैं। आपने काफी बार सिग्नल्स के ऊपर सिटीज के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता होगा जिसमें आपके पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 10, PM 2.5 एंड सो ऑन, काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपके एरोसोल्स कहलाते हैं जो कि वहां पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं वाटर वेपर्स के बारे में, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? वाटर वेपर्स की बात कर लेते हैं। तो वाटर वेपर्स की जब हम बात करते हैं तो मुझे ये एक चीज पता लगती है। देखिए वाटर वेपर्स जो है वो या फिर अदर कोई भी पार्टिकल हो, वो डेफिनेटली आपका क्या होता है? ग्रेविटेशनल रूल्स को जरूर फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये देखो, आपको याद है जब हमने अर्थ के बारे में डिस्कस किया था, एट दैट टाइम हमने बात की थी कि अर्थ जो है उसमें अपर जो पार्ट है वो मटेरियल आर लाइट एंड इंटीरियर में जो पार्ट है दीज मटेरियल्स आर हैवी। तो वो मटेरियल आपके इंटीरियर में होंगे वो हैवी होंगे और जो अपर सरफेस पे होंगे वो लाइट होंगे। अब हैवी मटेरियल अगर इंटीरियर में है और लाइट मटेरियल अगर आपके सरफेस के ऊपर है तो यही सेम सिचुएशन आप इंप्लीमेंट कीजिए अपने एटमॉस्फेयर की। दिस इज अर्थ सरफेस और इसके ये जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होगा सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, ये आपका एटमॉस्फेयर है। और अगर ये एटमॉस्फेयर है तो अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि इसमें जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर अगर लोअर बॉटम पे है तो ऑब्वियस सी बात है वो हैवी होगा। हो सकता है वो बहुत लाइट और ऊपर की तरफ होता हो। एग्जैक्टली सिचुएशन इज कि मॉइस्चर जो है इट इज अ हैवी गैस और हैवी गैस होने की वजह से क्या होती है? आपके बॉटम पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलती है, आपके फर्दर ज्यादा हाइट के ऊपर ये देखने को नहीं मिलती। दैट्स व्हाई आई कैन से कि आपका जो मॉइस्चर है 90% अप टू 5 किलोमीटर हाइट पे मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी का सवाल है, देखिए स्टेबिलिटी से मतलब मैं कहना चाहता हूं कि देयर इज लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है ना। एंड इंस्टेबिलिटी से मैं क्या कहना चाहता हूं? मोर रेनफॉल। इंस्टेबिलिटी मतलब मोर रेनफॉल। सो ये जो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का जो डिफरेंस है ये कैसे होता है? कौन डिसाइड करता है? मॉइस्चर का अमाउंट। मॉइस्चर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, मतलब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होगा। मतलब उस केस में आपका क्या हो सकता है? रेनफॉल हो सकता है। अगर मॉइस्चर है कम तो फिर स्टेबिलिटी होगी, आपका रेनफॉल जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे आपकी वो नजर आ जाती है। अब आप थोड़ा सा गैसेस के ऊपर नजर डालिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैसेस कितने अमाउंट में देखने को मिलती है। जेनॉन जैसे हो गया आपका 0.0009% होगा, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ये सब आपको याद नहीं करने हैं। कुछ गैसेस हैं जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। एटलीस्ट ये 3 इनकी कंसंट्रेशन को आप याद रखें। नाइट्रोजन जहां पे 78.08% है,
ऑक्सीजन जो कि 20.95% है। ये दोनों गैसेस मिलके लगभग कितना बनाते हैं? 99% कंट्रीब्यूशन इनका हो गया। रेस्ट ऑफ द पार्ट आर्गन 0.93 और बाकी सारी गैसेस जो है आपका वो इस कंसेंट्रेशन के अंदर बहुत छोटा छोटा पार्ट जो वो कंट्रीब्यूट करती है। तो मतलब मेजोरिटी गैसेस क्या हो गई? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार गैसेस को हम मान सकते हैं कि ये तो मेजर गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके बाद तो बहुत कम गैसेस देखने को मिलती। अब सवाल आता है जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं एटमॉस्फेयर की, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन है। एटमॉस्फेयर को हम 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? लेट मी शो यू। यहां देखिए, देखो यार होता क्या है कि लेट्स से ये अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ का सरफेस अगर ये है तो मैं आप भी मानते हो जैसे हमने अर्थ के इंटीरियर को पढ़ा है। अर्थ के इंटीरियर में आपका क्रस्ट पार्ट था, फिर यहां पे आपका मेंटल पार्ट आ गया था, फिर आपका कोर पार्ट आ गया था। कैसे हमने डिवाइड किया? क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर का पार्ट। डिवीजन का सिंपल सा पर्सपेक्टिव ये था कि क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से कोर का जो पार्ट डिवीजन हुआ है हमारा, जो डिवाइड हुआ है हमारा, वो कुछ इस तरीके से हुआ। वो कुछ इस तरीके से हुआ कि यहां पे मटेरियल की डेंसिटी में डिफरेंस था। सो हमने अलग अलग लेयर्स को डिफाइन कर दिया। इन द सिमिलर वे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में जब जाएंगे तो हेवियर गैसेस बॉटम पे मिलेंगी, फिर लाइटर गैसेस होंगी, फिर उससे लाइट गैसेस होंगी और लाइट गैसेस हो जाएंगी एंड सो ऑन। ये पार्ट चलता रहेगा। एक टाइम आएगा कि गैसेस खत्म होकर स्पेस आएगा। तो ये जो नीचे वाली लेयर है, बॉटम मोस्ट जो लेयर है आपका, वो क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर। वो आपका कहलाएगा ट्रोपोस्फियर। दूसरी जो लेयर आती है वो कहलाती है आपका स्ट्रेटोस्फियर। अब देखो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो डिफरेंस में नजर आएंगी। भाई अगर सेम ही प्रॉपर्टी होती तो हम क्यों ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर नाम देते? जरूरत ही नहीं थी। प्रॉपर्टीज तो कुछ डिफरेंट हैं, इसीलिए हमने उसको नाम दिया। तो वी हैव ट्रोपोस्फियर, वी हैव स्ट्रेटोस्फियर। आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद में यू हैव मीजोस्फियर। ठीक है, आपके पास में मीजोस्फियर देखने को मिलता है। मीजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर आता है, थर्मोस्फियर के बाद में एक्सोस्फियर आता है। वी विल डिस्कस ऑल दीज लेयर्स, एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सोस्फियर का क्या रोल है, ट्रोपोस्फियर का क्या रोल है, स्ट्रेटो का क्या रोल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यार जो ट्रोपोस्फियर वाला पार्ट है, ट्रोपोस्फियर वाला जो पार्ट है, उसमें एक तो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ट्रोपोस्फियर सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है जिसकी हाइट 18 किलोमीटर के करीब होती है इक्वेटर पे। एंड व्हेन आई विल गो टुवर्ड्स पोल तो इसकी हाइट कितनी होगी? 8 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रोपोस्फियर की हाइट में डिफरेंस क्यों? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ट्रोपोस्फियर की हाइट में डिफरेंस है? डिफरेंस का बहुत सिंपल सा कारण है। देखो इक्वेटर एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे अच्छी खासी सनलाइट आती है। ठीक है, इक्वेटर एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे अच्छी खासी सनलाइट आती है। जब सनलाइट यहां पे ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक सी बात है क्या होगा आपका? सनलाइट अगर ज्यादा होगी तो हीटिंग होगी, और हीटिंग अगर ज्यादा हुई तो फिर जो आपका कन्वेक्शन है वो काफी आसानी से होगा। मतलब उस केस में आपकी जो विंड है या गैसेस हैं वो काफी लंबे हाइट तक आराम से जा पाएंगी। दिस इज नोन एज convection process. At pole, there is no heating, there is no warming, so there is no increase in the height of the gases. Gases will remain stagnant at their position. That's why 18 किलोमीटर तक जो गैसेस इक्वेटर पे स्प्रेड होती हैं वही गैसेस सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर तक आपके हाइट तक स्प्रेड होती हैं। This is the major difference. तो यहाँ पे आपको एवरेज ट्रोपोस्फियर की हाइट जो पता लगेगी वो ये हुई। दूसरा, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि मॉइस्चर जो है वो एक हैवी गैस है, और अगर मॉइस्चर एक हैवी गैस है तो ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर विल बी फाउंड, मैक्सिमम मॉइस्चर विल बी फाउंड इन ट्रोपोस्फियर ओनली। मैक्सिमम मॉइस्चर विल बी फाउंड इन ट्रोपोस्फियर ओनली। एंड द मैक्सिमम मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि जो भी आपके एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होंगे, व्हाट काइंड ऑफ फिनोमेना? रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, ये जो फिनोमेना आपके होंगे, दीज हेलस्टॉर्म्स,
दिस ऑल आर कोरिलेटेड विद द ट्रोपोस्फेरिक पार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ किससे कोरिलेट करेंगे? आपके ट्रोपोस्फेरिक पार्ट से ये कोरिलेट करेंगे, आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो फोग है, स्मोग है, रेनफॉल है, ये एवरीथिंग विल बी देयर। अब होता क्या है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, व्हेन वी विल गो एट अ हाइट तो टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग। ये चीज याद रखना। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जब हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन डिक्रीज करते करते एक लाइन ऐसी आती है कि वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट। उस लाइन पे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद, इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद में देन मूविंग फॉरवर्ड टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। दिस लाइन will be the line which will be separating troposphere from stratosphere। जो नेक्स्ट लेयर है उसे ये सेपरेट करेगी, इसलिए इसको ट्रोपोपोज के नाम से जानते हैं। वाई ट्रोपोपोज? क्योंकि जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे अभी तक, वो पैरामीटर सब क्या हो गए हैं? कांस्टेंट हो गए। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ट्रोपोपोज। सो देयर इज अ लेयर व्हिच वी फाउंड नेम्ड एज ट्रोपोपोज, जो कि एक बाउंड्री लाइन होगी जो सेपरेट करेगी ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेम्परेचर जो है आपका वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट लेयर जो आती है आपके पास वो है स्ट्रेटोस्फेयर। जहां तक स्ट्रेटोस्फेयर का सवाल है तो स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी होगी? इट इज 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर। तो मतलब 8 to 18 तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर था और आपका ट्रोपोस्फेयर था। अब आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो गया 50 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आफ्टर ट्रोपोस्फेयर what do we have? Stratosphere। आफ्टर ट्रोपोस्फेयर हमारे पास क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेयर क्यों है? उसका कारण बहुत सिंपल है। क्या कारण है? इन स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज अ लेयर, ओजोन लेयर, एंड आई थिंक यू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ओजोन। ओजोन इज दैट लेयर which protect us from ultraviolet radiations, UV radiation, which are very harmful स्किन कैंसर के लिए। स्किन कैंसर जैसे हो गया आपका, इसके लिए ये काफी हार्मफुल होता है। तो मतलब ये हुआ कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर शोज ऑल द काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटीज एंड ऑल, ये सब चीजें होंगी। लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर पे जाते हैं तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ओजोन लेयर। बट आई हैव सम डाउट। व्हाट काइंड ऑफ डाउट? सर यू आर सेइंग कि ट्रोपोस्फेयर में देयर इज अ इंक्रीज इन हाइट, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। Then you are saying in stratosphere there is increase in height, there is increase in temperature. How can it be possible? ये कैसे हो रहा है? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हम सन के कहीं पास ही जा रहे होंगे। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सन अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है तो फिर तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट हैपनिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो रहा है? इसका कारण बहुत सिंपल है। देखो, सन से जो आपकी लाइट आती है वो कभी भी डायरेक्ट हीटिंग इंपैक्ट नहीं देती। इंस्टेड वो आपकी लो वेवलेंथ लाइट होती है। वंस इट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, एब्जॉर्ब्ड, वंस इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक, वंस इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये क्या होगी? लॉन्ग वेवलेंथ। फिर क्या होगी? ये लॉन्ग वेवलेंथ लाइट होगी। जो ये लॉन्ग वेवलेंथ लाइट होती है ये देती है हीटिंग इंपैक्ट। दैट्स व्हाई इन ट्रोपोस्फियर हम अर्थ से दूर जा रहे थे तो हीटिंग धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे सर जब हीटिंग खत्म हो रही थी, डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, तो नाउ व्हाई इट इज इंक्रीजिंग इन स्ट्रेटोस्फियर? ट्रोपोस्फियर के बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज क्यों हो रहा है? The same concept, because we are having ozone layer at this place. सनलाइट आएंगी, ओजोन लेयर उनको एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद में ये हीट जनरेट करेगी। दैट्स व्हाई नाउ आफ्टर दिस लेयर वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ओजोन लेयर, और ओजोन एक सोर्स ऑफ हीट की तरह काम कर रहा है। तो जैसे जैसे हम ओजोन की तरफ जाएंगे अगेन टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। अब जो आपका
ओजोन लेयर होगी, जहां पे भी प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज ओजोनोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। अब इसके बाद में क्या आएगा? नेक्स्ट लेयर आएगी आपकी, जिसको कि मीजोस्फीयर बोलेंगे। मीजोस्फीयर की जो हाइट है वो आपका लगभग 80 किलोमीटर होती है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, 80 किलोमीटर टेम्परेचर पे आपका -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये लेयर जो है आपकी, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ट्रोपोस्फियर फिर आया स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो के बाद में आता है मीजोस्फियर। ये मीजोस्फियर जो पार्ट है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मीजोस्फियर के अंदर जो आपका मटेरियल है, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटेओराइट्स। उल्का पिंड, मीटेओराइट्स जब अर्थ की तरफ आते हैं ना, तो मीजोस्फीयर के अंदर जो गैसेस हैं उनसे फ्रिक्शन करके इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है उनका कि वो मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मीजोस्फीयर, बहुत सारे ऐसे मीटेओराइट्स होते हैं, दे आर अनेबल टू रीच ऑन टू द अर्थ सरफेस। वो अर्थ सरफेस के ऊपर कभी पहुंच ही नहीं पाते। दे आर अनेबल टू रीच टू द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस के ऊपर कभी पहुंच ही नहीं पाते। दिस इज द सिचुएशन विच वी फाउंड एट दिस प्लेस। ये सिचुएशन हमें यहाँ पे नजर आती है मीजोस्फीयर। तो वी हैव द मीजोस्फीयर, जहाँ पे क्या होता है? मीटेओराइट से हमें ये प्रोटेक्ट करता है, स्पेस से आने वाले पार्टिकल से हमें बचाता है। अब इसकी लिमिट होगी, वो मीजोपोज कहलाएगी। फिर आता है आपका थर्मोस्फीयर। देखो थर्मोस्फीयर जो है आपका, यहाँ पे जाने पे टेम्परेचर अगेन क्या करेगा? राइज करना स्टार्ट करेगा। तो आप एक मीडियम, एक ट्रैक बना सकते हो कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है। आप एक ऑल्टरनेट पैटर्न बना लो। ट्रोपोस्फीयर सबसे पहली लेयर, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है। स्ट्रेटोस्फीयर दूसरी लेयर, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मीजोस्फीयर तीसरी लेयर, हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। थर्मोस्फीयर चौथी लेयर, हाइट के साथ में टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। ऑल्टरनेट है, ठीक है, याद रहे। So when it comes to thermosphere, temperature rises with increasing in height into the atmosphere. ठीक है ना, टेम्परेचर राइज करेगा। एयर की बात करेंगे तो एयर एक्सट्रीमली रेरिफाइड एयर होगी, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर एयर का प्रेजेंट होना वो आपका पॉसिबल नहीं। अब इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो गैसेस होती हैं, ये गैसेस सनलाइट के साथ में अपना रिएक्शन करके आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये गैसेस सनलाइट के साथ में रिएक्शन करके, इंटरेक्ट करके क्या हो जाती हैं? आयनाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आयंस बन जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। लेकिन ऐसा मत सोचना सर इससे क्या फायदा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? हमारी जो सिग्नल होते हैं आपके, टेलीविजन सिग्नल, रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दीज ऑल कम्युनिकेशंस आर एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ आयनोस्फीयर। ये सारे कहां से सिग्नल एस्टेब्लिश होंगे? विद द हेल्प ऑफ आयनोस्फीयर। की यहां से अर्थ सरफेस से कोई आपकी वेव अगर जाती है तो आयनोस्फीयर से टकराती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है। That's what is important for us. और फिर आता है भैया आपके पास में एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर देखो लगभग एक क्या है? ट्रांजिशन पीरियड, एटमॉस्फेयर के बीच में और आपके स्पेस के बीच में। एक्सोस्फीयर क्या है आपका? एक ट्रांजिशन है, बट दैट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द स्पेस। स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच का जो ट्रांजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आपकी क्या है? अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की और स्ट्रेटिफाइड है, मतलब ठीक है, बट ये क्या होगी आपका? हमें एक ट्रांजिशन टाइम जो है वो दिखाती है यहाँ पे, दैट इज कि आपका स्पेस से एटमॉस्फेयर में आना है तो आप एक्सोस्फीयर के थ्रू आएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे जियो कोरोना जो है प्रेजेंट करता है, जो कि एक ब्लू लेयर जो है रिप्रेजेंट करता है अर्थ की तरफ, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपकी अलग अलग लेयर हमने पढ़ी है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। दीज आर द डिफरेंट लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि सर ये एटमॉस्फेयर जो हमने पढ़ा, क्या इसका कोई यूज है? क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है सिग्निफिकेंस। सी, एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो लुक एट दिस पॉइंट। कभी भी जब आप विंटर टाइम पे
काफी ठंडी महसूस कर रहे होते हो तो यू जस्ट टेक ए ब्लैंकेट, ठीक है ना, और वो ब्लैंकेट आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाता है। दैट ब्लैंकेट विल मेक यू कंफर्टेबल। वो ब्लैंकेट आपको क्या करवाएगा? दैट ब्लैंकेट विल मेक यू कंफर्टेबल। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर वो ब्लैंकेट मुझे कंफर्टेबल बनाएगा तो कैसे करता है? करता हुआ ऐसे कि आपकी बॉडी से जो हीट आती है उसको ट्रैप करके रखता है और आप कंफर्टेबल हो जाते हो। मतलब सिमिलर सिनेरियो कि अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, सनलाइट आती है उसको ट्रैप करके रखता है, अदरवाइज अर्थ बहुत कूल हो सकती है। तो अर्थ के टेम्परेचर मेंटेनेंस के अंदर, अर्थ के टेम्परेचर मेंटेनेंस के अंदर आपके एटमॉस्फेयर का काफी बड़ा रोल है। एटमॉस्फेयर प्ले अ बिग रोल इनटू मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन द एटमॉस्फेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जैसे कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, दीज ऑल गैसेस आर प्रोवाइडेड बाय एंड विल बी प्रोवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से हमें मिलती रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जिसके अंदर क्या होता है आपका रेनफॉल, इवेपोरेशन, ये सब जो आपके सिस्टम है, दीज ऑल आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हमने देखा था इवन आयनोस्फेयर जो पार्ट है आपका, इट एंश्योर कि हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट एंश्योर्स कि हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आयनोस्फेयर हमें बताता है कि हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे नजर आती है कि कम्युनिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं, हम आपका सिग्निफिकेंस जो है इसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके साउंड वेव होती हैं, वो साउंड वेव विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव जो है दे आर लॉन्गिट्यूडनल नेचर। मतलब व्हेनेवर आई विल स्पीक समथिंग, दे विल प्रेशराइज द गैसेस एंड मूव फॉरवर्ड टू स्ट्राइक विद योर ईयर ड्रम्स। You will easily be able to understand my language. Whatever I want to say, you will easily be able to understand. तो अगर ये है तो मतलब वो मीडियम जो है आपके साउंड को सुनने के लिए, एक मीडियम जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास काम आता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर। वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोसेस जो है आपका, वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा। दैट इज सिंपल। अब बात करते हैं भाई कि अगर टेम्परेचर और हीट मेंटेन है, तो आप समझ गए कि कैसे आपका एटमॉस्फेयर जो है वो हीट और टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट जो है वो आपको बिहेव करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर हो जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस, ये पार्ट मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि आपने ये समझा टेम्परेचर के बारे में कि सर as we increase the height in the lowermost layer of atmosphere, there is decrease in temperature, right? But एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, this temperature is not equally distributed at every place. You know very well at equator we receive more sunlight. At equator we received more sunlight. At pole we receive lesser sunlight. More sunlight means more heating, high temperature. Lesser sunlight means lesser temperature. तो मतलब ये हुआ कि at all the point into the atmosphere temperature same नहीं होता। तो there is a change into the temperature. Horizontal temperature distribution की अगर मैं बात करूं अर्थ के ऊपर, तो टेम्परेचर जो है आपका लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होगा। लो लैटिट्यूड रीजन है तो टेम्परेचर हाई होता है, हाई लैटिट्यूड रीजन है अगर तो टेम्परेचर लो होता है। और मैं अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं टेम्परेचर की, तो जी हां, वर्टिकली भी आपका टेम्परेचर क्या होता है, हाइट के साथ डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें दो लैप्स रेट आते हैं। पहली तो चीज समझते हैं हम कि भाई आपकी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। Increase in the elevation that causes a reduction in
टेम्परेचर, इससे आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। टेम्परेचर राइजेस विद हाइट, अगर ऐसा हो गया कि सर कोई कोई कंडीशन में टेम्परेचर राइज करने लग गया तो वो कहलाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब हाइट के साथ बढ़ता है तो वो टेम्परेचर का इन्वर्जन कहलाता है, क्योंकि नॉर्मल रेट में क्या होना चाहिए, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन हाइट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन उसके अपोजिट हो क्या रहा है, अगर ऐसा हुआ कि इंक्रीज इन हाइट एंड देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर तो वो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन है। पर सवाल है कि सर किन कंडीशंस के अंदर ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, किन कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, ऐसे और क्या फैक्टर होते हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करते हैं। तो पहले फैक्टर्स की बात करते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर जो है वो इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है भाई आपके पास वो होता है इंक्लिनेशन विद द सन रेज। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये इंपैक्ट करेगा। आप याद कीजिए आपका वो बचपन की एड जिसमें ग्लूकोज की एड आती थी, एक बच्चा छोटा सा क्रिकेट खेलने जाता है, दोपहर में सनलाइट उसके ऊपर सर पे सकिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। अब यही सिनेरियो आप यहां लीजिए कि जब आपके सरफेस के ऊपर स्लांटेड सनलाइट आती है, मतलब क्या हो गया, एंगल के ऊपर है, वो आपके ऑब्लिक एंगल के ऊपर देखने को मिल रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो आई कैन से दिस मच ऑफ दिस सनलाइट आर स्प्रेडिंग इन लार्जर एरिया। लेकिन अगर यही सनलाइट आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही होती, दे आर स्प्रेडिंग इन अ स्मॉलर एरिया इन कंपैरिजन। तो अगर स्मॉल एरिया में सनलाइट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट आई कैन से, मोर हीटिंग विल बी देयर। अगर सेम ही सनलाइट आपका स्मॉलर एरिया के अंदर है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। याद है आपको बचपन का लेंस जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आया करता था, यू यूज दैट लेंस टू बर्न दी पेजेस। आप पेज को बर्न करने के लिए उस लेंस का यूज करते थे। कैसे करते थे, सनलाइट में वैसे रखो आप उस पेज को, उससे कोई भी इंडिकेशन नहीं नजर आएगा, कोई बर्निंग नजर नहीं आएगी। लेकिन लेंस के बीच में रखोगे अगर तो फिर वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एनर्जी सेम थी, बस लेसर एरिया पे कंसंट्रेट करने पे उसका इंपैक्ट जो है ज्यादा होता है। दैट इज द एस्पेक्ट व्हिच इज हैपनिंग एट दिस प्लेस। लाइफ लेसन क्या है, लाइफ लेसन यही है कि जब आप तैयारी भी कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके रखोगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर तो फिर आपका रिजल्ट आना काफी मुश्किल है। सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक ही पॉइंट के ऊपर लगाइए, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो दैट इज द एस्पेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो पहला पिलर तो ये है जो इंपैक्ट करता है। दूसरा पार्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। ये तो आप समझते हो कि यार अगर सनलाइट ज्यादा टाइम तक रहेगी तो फिर क्या होगा, मोर हीटिंग। सनलाइट अगर कम टाइम के लिए तो लेसर हीटिंग। दैट इज वन ऑफ द पिलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसपेरेंसी इन एटमोस्फेयर। बहुत गर्मी हो रही होती है तो अगर घने बादल आ जाएं तो एक राहत की सांस होती है। क्यों होती है, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब सनलाइट आ रही होती है, जब सनलाइट आ रही होती है तो वो सनलाइट फॉल डाउन करती है। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो सनलाइट वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग देखने को, उस वजह से कूलिंग होगी। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अल्बेडो। ये क्या होता है अभी बताता हूं। देखो यार, कोई भी जब सरफेस होता है इसके ऊपर जब सनलाइट आके गिरती है तो ये सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट भी करता है। लेट्स से किसी सरफेस पे 100 यूनिट ऑफ सनलाइट आके गिरी और वो 50 यूनिट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो इसका अल्बेडो कितना है, 50। अगर ये 40 को रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो इसका अल्बेडो कितना हुआ, 40। तो हर एक सरफेस का अल्बेडो अलग है। जैसे आपका सीमेंटेड फ्लोर है, उसका अल्बेडो बहुत कम होता है, लाइक 20। वो 20 यूनिट लाइट रिफ्लेक्ट करता है, 80 यूनिट को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन स्नो की बात करें तो उनका अल्बेडो काफी ज्यादा होता है, मतलब वो 90 के करीब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, 90%, 10% एब्जॉर्प्शन। इसलिए स्नो वाला इलाका ठंडा होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन सीमेंटेड फ्लोर थोड़ी सी सनलाइट आएगी तुरंत गर्म हो जाता है। क्यों,
क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है। तो अल्बेडो जो है वो मैटर करता है कि टेम्परेचर कैसा होगा। लैंड सी डिफरेंशियल्स, देखिए लैंड और सी की बात करें अगर, तो सी टेक्स टाइम टू गेट इवन हीटेड अप, बट लैंड विल टेक वेरी लेस टाइम टू गेट हीटेड अप। जल्दी गर्म हो जाता है लैंड मास, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका, सी और लैंड का डिफरेंस रहता है टेम्परेचर में। प्रिवेलिंग विंड, हवाएं किस तरीके की चल रही हैं, जैसे इंडिया के अंदर लू चलती है, जब ये लू चलती है तो टेम्परेचर हाई होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप की विंड्स जो है वो प्रिवेल कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओशियन करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशियन करंट? देखिए ओशियन करंट है वो है आपका मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। दो टाइप का करंट होता है, एक होता है वार्म करंट और दूसरा होता है कोल्ड करंट। जो आपका कोल्ड करंट होता है वो कोल्ड इफेक्ट देगा, वार्म करंट वार्म इफेक्ट देगा, तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस सिंबलाइज वी आर गोइंग एट अ हाइट, और हाइट पे जाने पे तो टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाता है, तो हाइट इंपॉर्टेंट है। स्लोप एस्पेक्ट, देखिए सनलाइट इस तरीके से आ रही है, अगर मान लो कोई लैंडमास ऐसा है जिसका स्लोप इस तरीके से है, तो अपने आप ही ये 90 डिग्री पे गिर रही है। लेकिन अगर यही लैंडमास फ्लैट होता तो आपका स्लोप अलग होता। तो स्लोप ऑफ द लैंडमास पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्या चेंज कर देगा, स्लोप ऑफ सनलाइट। स्लोप ऑफ सनलाइट एंड अर्थ का सी से ओशन सन से डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्थ का सन से डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है। अर्थ जब इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चल रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड द सन, तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि अर्थ इज वेरी मच नियर बाय टू द सन, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन पोजीशन। एक पोजीशन ऐसी आती है जब अर्थ इज फार अवे फ्रॉम सन, इसको क्या बोलते हैं, इसको एपिहिलियन के नाम से जानते हैं। तो पेरिहिलियन, एपिहिलियन, ये दो पोजीशन देखने को मिलती हैं। नियरर द अर्थ हायर द टेम्परेचर, लार्जर द डिस्टेंस लेसर विल बी द टेम्परेचर। ये डिफरेंस जो है यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यार कि मीन एनुअल टेम्परेचर की, तो इसके लिए मुझे एक वर्ड समझना पड़ेगा, उसका नाम है आइसोथर्म। आपने बहुत बार ये वर्ड तो सुना ही होगा, आइसो। आइसो का एक्चुअली मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब सेम। आइसो का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कॉमन, कॉमन मतलब सेम। तो आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स which have the same temperature, they will be named as isotherm. So the line joining all those points which are having same temperature will be named as isotherm. Line joining the points which are having same temperature will be named as isotherm. तो ये isotherm जो है आपके वो अलग अलग एरियाज के अंदर कुछ अलग होते हैं। जैसे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, ये देखिए। जैसे आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, दिस इज which is named as 20 डिग्री isotherm. तो ये लाइन 20 डिग्री आइसोथर्म है जो कि फ्लक्चुएट करती रहती है। बट हाँ, ये सब उन लाइनों को ज्वाइन करेगी विच आर एट ए 20 डिग्री टेम्परेचर। मतलब लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम टेम्परेचर, जो ऐसी लाइन होगी जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाए जो सेम टेम्परेचर पे होंगे, वो आइसोथर्म कहलाएंगे। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप कर सकता है। कैसे करता है? देखो, यूपीएससी आपसे ये पूछता है कि आइसोथर्म आर ऑलवेज स्ट्रेट, गलत है। आइसोथर्म आर कॉम्पैक्ट, दैट मीन्स टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, नहीं, गलत है। देखिए आइसोथर्म का 20 डिग्री है या 30 डिग्री है, अगर ये कॉम्पैक्ट है तो टेम्परेचर तो ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर ये दूर दूर होते तो हाँ, फिर तो मानते कि स्लोली चेंज होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब है आइसोथर्म अगर कॉम्पैक्ट है, डेंस है, तो टेम्परेचर इज मोर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग। आइसोथर्म अगर दूर दूर है, रेरिफाइड है, तो टेम्परेचर इज लेसर चेंजिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, isotherm will never take altitude as their parameter. एल्टीट्यूड को मानता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेम एल्टीट्यूड के ऊपर बात करता है, इसलिए फार्मर्स के लिए कोई खास यूटिलिटी नहीं है। तो यूपीएससी आपको ये भी दे सकता है कि आइसोथर्म इंक्लूड एल्टीट्यूड, गलत है। आइसोथर्म इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स, क्योंकि टेम्परेचर बता देता है और वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते, गलत है। दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, रॉन्ग। तो दिस इज बेसिकली द लेक्चर, और फर्स्ट लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी का मैं बोलूंगा, जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब इसी के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन देखिए आप, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फीयर पहली लेयर थी, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर थी। इन्होंने बोला कि जेट एयरक्राफ्ट जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बड़ी आसानी से मूव कर लेते हैं। तो रीजन क्या हो सकता है इसका? पहला है कि देयर इज नो क्लाउड एंड वाटर वेपर्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, कि लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में कोई क्लाउड या वाटर वेपर्स नहीं होते। दूसरा है देयर इज नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर कोई वर्टिकल विंड नहीं होती। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप दे सकते हो। कैसे? देखो, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि मोस्टली 90% मॉइस्चर कहां पे है? सिर्फ 5 किलोमीटर पे है। तो अगर 5 किलोमीटर पे 90% मॉइस्चर, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर तो मॉइस्चर होगा ही नहीं, तो क्लाउड भी नहीं होंगे, और क्लाउड नहीं होंगे तो बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। आपको याद है भाग मिल्खा भाग? उस मूवी में मिल्खा जी जब पहली बार प्लेन में बैठते हैं तो ये कहते हैं गलत ले आए, ये बादलों से ऊपर ले आए, ठोकेगा, ये ठोकेगा, ये बादलों से ऊपर ले आया है, ये गलत ले आया। और इसलिए क्या होता है आपका, हमें पता लगता है कि हाँ बादलों से ऊपर ही आपकी प्लेन देखने को मिलती है। दूसरा वर्टिकल विंड वाला पार्ट जो है वो भी ठीक है, वो आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आंसर क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। क्लाइमेटोलॉजी के आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू स्टार्टिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्रॉम 21 अप्रैल, यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बिकॉज हाइट के इंक्रीज करने से नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज होता है अर्थ सरफेस से, क्यों? पहला, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अप अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दूसरा, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। तीसरा, देयर एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में एयर लेस डेंस है। तो आंसर क्या हो सकता है बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, ये तो आपको बिल्कुल पता लग गया कि सर ऐसा तो नहीं है। हमने पढ़ा था कि मॉइस्चर जो नीचे वाले एटमॉस्फेयर के अंदर लोअर लेयर में ज्यादा होता है, अपर लेयर में एटमॉस्फेयर कम होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ये ऑप्शन क्या सही है कि हाँ अर्थ है, ये तो हमने समझा कि सर अर्थ एब्जॉर्ब करती है फिर हीट अप करती है। तीसरा, एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, ये तो बात सही है कि अपर एटमॉस्फेयर में एयर इज लेस डेंस, लेकिन क्या ये हीटिंग का कारण बन सकती है? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए ये हीटिंग का कारण नहीं बनती, दैट्स व्हाई आंसर इज ए, इसके अंदर हीटिंग का कोई मैटर नहीं। अब एक करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, वो है भाई पाइनएप्पल एक्सप्रेस। यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज पाइनएप्पल एक्सप्रेस, आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सोचना स्टार्ट करेंगे, कोई एक्सप्रेस लगाई होगी जो पाइनएप्पल को एक्सपोर्ट करती होगी, लेकिन पाइनएप्पल एक्सप्रेस आपकी कैलिफोर्निया के अंदर फ्लड आया, उसका कारण बताया गया है। होता क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर होती है जो कि आपके ट्रॉपिकल एरियाज से मॉइस्चर लेके आती है और आपके टेम्परेट एरिया के अंदर उसको पोजेस करती है, ट्रॉपिकल से टेम्परेट तक उसको पोजेस करती है। वो आपका कहलाती है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। लेकिन ये एटमॉस्फेरिक रिवर होती क्या है? ये कुछ नहीं, आपका हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा लॉन्ग और 1000 किलोमीटर से ज्यादा वाइड होता है। इट इज समथिंग लाइक लो लेवल के जैसे जेट स्ट्रीम्स हो, जिनके अंदर की क्या होता है आपका 7.5 to 15 टाइम एवरेज फ्लो ऑफ वाटर एट द माउथ ऑफ मिसिसिपी रिवर। फॉर्मेशन की बात करें तो वाटर वेपर्स जितने ज्यादा एड ऑन होते जाएंगे, वार्म टेम्परेचर जहां पे होता जाएगा, तो वहां पे आपके ओशन से वेपर्स एड ऑन हो सकते हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो मेनली आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका देखने को मिल जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ भी रही है और फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी हो रही है, ठीक है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस को याद रखेंगे, कैलिफोर्निया के फ्लड के लिए अकाउंटेबल थी और रिवर इनटू द ओशन से नाम से, रिवर इनटू द एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 21 अप्रैल को स्टडी आईक्यू का लाइव क्लासेस फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल अलोंग विद द टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे। कोई क्वेरीज हैं अगर आपकी तो kapil.bhardwaj2022 ये मेरा इंस्टा हैंडल है, डीएम मी हियर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू हैव। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।